रशिया की तरफ से पीस टॉक्स के कई सारे ऑफर्स को रिजेक्ट करने के बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रिसेंटली भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ फोन कॉल के ऊपर बातचीत करके इस युद्ध को रुकवाने में मदद मांगी थी, क्योंकि यूक्रेन चाहता है कि पीस टॉक्स में गारंटी के रूप में एक ऐसा देश शामिल हो जो रशिया के करीब हो और रशिया उसके ऊपर डिपेंडेंट हो और उस देश को रशिया नाराज नहीं कर सके। इसलिए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से वापस आने के बाद डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फोन मिलाया। इस पूरी सिचुएशन को देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट इस बात को प्रूव करते हैं कि किसी भी देश के प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर का एक विजनरी लीडर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस व्यक्ति के हाथ में पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसका एक डिसीजन न सिर्फ उसके अपने देश के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बल्कि उस देश के आसपास के रीजन और दुनिया के बाकी देशों के ऊपर भी उसका काफी असर पड़ता है। रशिया यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 10 महीने के ऊपर हो गए हैं और ये युद्ध 11वें महीने में एंटर हो चुका है और अभी भी इसके खत्म होने का कोई आसार नहीं लग रहा है। रशिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है और रशिया एक ऐसा देश है जिसके साथ अमेरिका तक डायरेक्ट रूप में युद्ध में शामिल नहीं होता है। अमेरिका को भी रशिया को काउंटर करने के लिए नाटो जैसी अलायंस खड़ी करनी पड़ी और ये चीज जानते हुए भी यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को इस युद्ध में धकेला। नाटो ज्वाइन करने की अपनी जिद को बिल्कुल नहीं छोड़ा और अमेरिका के साथ दूरी नहीं बनाई, जिसका परिणाम यूक्रेन के लोगों को भुगतना पड़ ही रहा है। लेकिन उनके साथ साथ आसपास का पूरा यूरोपियन यूनियन यानी यूरोप के रीजन में जितने भी देश आते हैं सबके सब इनडायरेक्टली इस युद्ध का प्राइस पे कर रहे हैं। उन सबको भी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के इस गलत डिसीजन की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन ने अगर इस युद्ध को अवॉइड करने की कोशिश की होती तो कई सारी कैजुअलिटी होने से तो बचती, लेकिन रीजन के बाकी देशों को भी इतनी परेशानियां बिल्कुल नहीं झेलनी पड़ती। रशिया से युद्ध जीतना ये तो खैर यूक्रेन के लिए इम्पॉसिबल है और अगर यूक्रेन हार जाता है तो फिर इस लॉस से उबर पाना भी यूक्रेन के लिए इम्पॉसिबल होगा। यूक्रेन को इस चीज का एहसास नहीं है कि वो अमेरिका के युद्ध को लड़ रहा है और अमेरिका और रशिया के बीच का कोलैटरल डैमेज अपने ऊपर ले रहा है। उल्टा 10 महीने के युद्ध के बाद अब यूक्रेन एक ऐसा काम करने की बात कर रहा है जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूक्रेन का कहना है कि वो रशिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से बाहर करवाएगा। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्रो कुलेबा का कहना है कि रशिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, इसलिए वो दुनिया के बाकी देशों के सामने रशिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से बाहर करने की मांग करेंगे। यानी जिस तरह से रशिया को बाकी संगठनों से निकाला जा रहा है, सेम तरीके से रशिया से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी वीटो पावर छीन ली जाएगी और फिर रशिया के निकलने के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बस 4 देश बचेंगे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। यूक्रेनियन विदेश मंत्री का कहना है कि वो यूनाइटेड नेशंस में इस डिमांड को आधिकारिक तौर पर उठाएंगे, यानी रशिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप से बाहर करने के लिए यूक्रेन एक ऑफिशियल कैंपेन चलाएगा। हैरानी तो इस बात की है कि दिमित्रो कुलेबा को लगता है कि रशिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप से निकाल पाना पॉसिबल है। उनको लगता है कि ऐसा हो सकता है। इससे पहले दिमित्रो कुलेबा ने स्टेटमेंट जारी की थी कि क्रूड ऑयल के ऊपर भारत को रशिया से जो डिस्काउंट मिल रहा है वो यूक्रेन के लोगों के खून की कीमत पर मिल रहा है, इसलिए भारत को ये युद्ध रुकवाने के पक्ष में यूक्रेन की मदद करनी चाहिए और यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए। यानी क्योंकि रशिया भारत को इस युद्ध के चलते डिस्काउंट दे रहा है, इसलिए भारत को ये युद्ध जल्द से जल्द रुकवाना चाहिए। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या रशिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से बाहर कर पाना पॉसिबल है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।